नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद सक्सेना और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट बात बेबाक में। तो इस विषय पर हम बात करेंगे आपके शहर की, आपकी समस्याओं की, आपकी जिले की और किसी एक विषय की ऐसी चर्चा की जिसमें कि संबंध होगा सीधा आपसे और आपके शहर की समस्याओं, सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में। निश्चित तौर पर बेतवा एक जन जन से जुड़ी आस्था की ही एक नदी नहीं है बल्कि हमारी जीवनदायिनी भी है। और आज हम निश्चित तौर पर इस विषय पर बात करेंगे। बात बेबाक में सवाल होंगे आपके, आपसे जुड़े, जनता से जुड़े, विदिशा से जुड़े और समस्या से जुड़े। दोस्तों, आज बात बेबाक में जब हम बात बेतवा की कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे साथ जो मेहमान हैं श्री अतुल शाह जी, बेतवा उत्थान समिति के संस्थापक सचिव और लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और वर्तमान में बेतवा उत्थान समिति के संरक्षक और सक्रिय श्रमदानी के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए श्री अतुल शाह जी, आपका स्वागत है इस मेरे पॉडकास्ट में। और उम्मीद करूंगा कि आज आपसे जो बात होगी निश्चित तौर पर वो दूर तक जाएगी और बहुत सारी समस्याएं या जो सवाल उठते हैं लोगों के मन में, उन सवालों का हम जवाब पा सकेंगे। धन्यवाद गोविंद जी। तो अतुल जी, मैं जानना चाहूंगा कि बेतवा में श्रमदान लगभग कब से शुरू हुआ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बेतवा में श्रमदान 11 जनवरी 2003 से शुरू हुआ जी। उस समय जब बेतवा के ब्रिज से, जब बड़ा नया ब्रिज नहीं बना था, जो छोटा ब्रिज जिसे कहते हैं, पुराने ब्रिज से लोग निकलते थे तो मुंह पे कपड़ा बांध के लोग निकलते थे। तत्कालीन कलेक्टर सुधा चौधरी कोई ऐसी जन समस्या के समाधान करना चाहती थी तो उन्होंने पहले गाजर घास उन्मूलन का कार्य जन सहयोग से शुरू किया जी। लेकिन उसमें उनको इतनी लोगों की जन भागीदारी नहीं मिली तो उन्होंने बेतवा पर अपने श्रमदान के निर्णय लिया और बेतवा पर श्रमदान 11 जनवरी 2003 से मुझे खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ, गौरव के साथ कह सकता हूँ कि आज भी अनवरत जारी है। अतुल जी, बेतवा पर श्रमदान को आपने बताया जैसे कि 2003 से शुरू हुआ और निश्चित तौर पे अभी तक 2026 की बात चल रही, तो 23 साल का लंबा अरसा बीत गया। लेकिन 23 साल में श्रमदान को हम कहाँ पाते हैं? और मैं समझता हूँ कि जिस समय श्रमदान शुरू हुआ था, तत्कालीन कलेक्टर सुधा चौधरी जी थी, उस टाइम पे जब शुरू हुआ था तो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ था। विदिशा में नहीं बल्कि विदिशा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में और बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग आके यहाँ पे श्रमदान में हाथ बटाने लगे थे। लेकिन क्या कारण रहा कि ये आंदोलन लगभग खत्म सा हो गया? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर जब तक हमारे अधिकारियों की सक्रियता रही तब तक लोग जुड़ते रहे। एक हम लोगों ने पूरा 1 महीने का कैलेंडर बनाया था जिसमें एक दिन एक विभाग और कोई शैक्षणिक संस्था और एक स्वयंसेवी संगठन ऐसे मिलकर लोग आते रहे। लेकिन जैसे जैसे अधिकारियों की सक्रियता कम हुई तो लोगों का जुड़ना कम रहा। लेकिन इस श्रमदान में नगर के सभी वर्ग के गणमान्य नागरिकों, समाजजनों एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया है और इस श्रमदान को राष्ट्र के 10 श्रेष्ठ कार्यों में समार किया गया है। जो सक्रियता या जो लोगों का जुड़ाव सुधा चौधरी के समय था वो अब कायम नहीं रह पाया है और मेरे ख्याल से चंद श्रमदानी सक्रिय हैं या नियमित हैं जो वहां पर बेतवा पे जाते हैं। अभी भी चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, श्रमदान करते हैं। लेकिन क्या कारण, वही कारण जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक भी, वही कारण जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या रहा कि सुधा चौधरी जी के बाद ये जन आंदोलन नहीं बन पाया? क्या मुंह दिखाई के लिए लोग आते थे, ऐसा है? ये बात आपकी सही है। निश्चित तौर पर जब तक सुधा चौधरी जी रहीं तब तक तो सुबह प्रातःकालीन बेतवा नदी पर एक मेला जैसा लगा रहता था और लोग प्रतिदिन अपनी श्रम की आहुति देते थे। उसके बाद भी 2000 मैं कहूँ कि 10 और 11 तक हमारे अधिकारी लोग सक्रिय रहे, कलेक्टर साहब सक्रिय रहे, तब तक लोग आप उधर श्रमदान के लिए आते थे। फिर सने सने वो श्रमदान में संख्या कम होती गई। संख्या सने सने अधिकारी जब तक आते रहे तब तक तो बढ़ती रही और संख्या तब कम हो गई जब अधिकारियों ने ही यहाँ पर तट पर आना और इस श्रमदान में या बेतवा में रुचि लेना कम कर दिया। अतुल जी, आप तो लगातार सक्रिय हैं, कई सालों से जुड़े हुए हैं बेतवा के श्रमदान से, तो बेतवा की वर्तमान में विदिशा और आसपास क्या स्थिति पाते हैं? आपकी नजर में क्या है बेतवा में? विदिशा नदी की स्थिति आसपास बहुत दयनीय है। ये वो नदी है जिसका पुराणों और उपनिषदों में उल्लेख है। इस नदी के पानी के आचमन मात्र से कोढ़ जैसी बीमारी दूर हो जाती थी, लेकिन आज स्थिति इसकी बहुत दयनीय है। ये नदी एक नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। लगभग हमारे विदिशा नगर के
6 नालों का गंदा पानी इसमें मिल रहा है बिना ट्रीटमेंट के, और नदी के दोनों ओर तेजी से कटाव बढ़ रहा है। और यदि इस कटाव को नहीं रोका गया समय रहते तो ये नदी अपना मार्ग बदल सकती है और शहर की तरफ आएगी, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक सबसे बड़ा नुकसान में गोविंद जी, आपने अभी कहा जैसे कि रास्ता बदल सकती है या मार्ग बदल सकती है, ये क्या कारण है इसका? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि रामघाट जो हमारा ऐतिहासिक जी, रामघाट है, जी। यहाँ पर कटाव तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। इसने जो पिछले वर्षों में यहाँ जो घाटों की मरम्मत का काम हुआ था, उसमें हाथी पांव कहते हैं जी। वो हाथी पांव जैसे बड़े बड़े उसको उसने क्षतिग्रस्त कर दिया। और नदी ने यदि उधर से कभी तेज बरसात आई या बाढ़ आई और नदी का पानी बढ़ा, तो नदी रामघाट की तरफ से शहर की तरफ पानी आएगा। पहले भी कभी ऐसा हो चुका है, ऐसा कभी इतिहास में कभी जिक्र है कि बैस नगर की तरफ को हुआ करती थी ये नदी? ऐसा, ये बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सही है आपकी बात, क्योंकि इसमें श्रमदान के दौरान हमको लगभग 100 से अधिक मूर्तियां मिली हैं, जैन धर्मावलंबियों की और हिंदू भगवानों की। जी। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जहां वर्तमान में नदी है उसमें कई मंदिर, इसके पहले जो नदी जहां भी बेस नगर में होगी तो वहां के मंदिर इस नदी में समाहित हो गए और वही मूर्तियां हमको मिली, तो ये फिर से मार्ग बदलने सकती है। शाह साहब, एक बात और कि आपने भी जिक्र किया कि कई नाले इसमें मिल रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं बेतवा को। कुछ प्रमुख नालों का जिक्र करेंगे कि कौन कौन से नाले आते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, एक जो सबसे सर्वाधिक चर्चा होती है चोर नाले की जी। एक तो चोर नाला है, दूसरा गुठान के पास से एक बहुत पानी मिल रहा है, तीसरा ये जो अपन कालिदास डैम की तरफ को जाते हैं रास्ते में। हाँ। जी, जी। और तीसरा जो है गौशाला, जो गोपाल कृष्ण गौशाला जी, है, जी। वहां से जतरापुरा शमशान के पास वहां पे बहुत तेजी से पानी इसमें बिना ट्रीटमेंट के प्रवाहित हो रहा है। इसके अलावा उदयगिरी रोड पर, जहाँ उदयगिरी का प्रवेश है, बेस नगर भी अपन कह सकते हैं, वहां पे नई बस्ती बहुत बस रही है, उस तरफ से भी गंदा पानी नदी में बिना ट्रीटमेंट के आ रहा है। एक चैतन्य ITI है, वो उस क्षेत्र का पानी शनि मंदिर के पास से सीधे नदी में मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लगभग 6 स्थानों से नदी में इस तरफ पानी मिल रहा है। और एक प्रमुख बात और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नाला पीलिया जो अपस्ट्रीम में है, जी। तो हरिपुरा क्षेत्र का और लाइन के उस पार जो नई आवासीय बस्ती बस रही है, उसका पानी तेज गति से अपस्ट्रीम में मिल रहा है। तो वहाँ यदि STP प्लांट नहीं बना तो ये कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना से हम इनकार नहीं किया जा सकता। ये इतनी सारी जानकारी जैसे आपको बताया आपने कि इतने नाले मिल रहे हैं, यहाँ पे ये व्यवस्था है, यहाँ ये व्यवस्था है, इस तरीके से सब सीवर लाइन पूरी मिल रही है, सीवेज मिल रहा है पूरा शहर का, और हजारों लोगों लाखों लोगों का सीवेज मिल रहा है। क्या प्रशासन की नजर में नहीं है? आपने प्रशासन की तरफ को ध्यान आकर्षित कराया है इसका? नहीं, प्रशासन को पूरी तरह से 2003 से नियमित रूप से स्थानीय प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को एवं मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन सांसद सुषमा स्वराज जी, सभी लोगों को इस समस्या से अवगत कराया और सभी ने हमको आश्वासन दिया कि योजना बन रही है और इसके ऊपर हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक दुख की बात है कि इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान नहीं हुआ। 23 साल में केवल योजना बनती रही और अभी तक कोई इसका हल नहीं निकल पाया। बेतवा के शुद्धिकरण के लिए कुछ नहीं हुआ अभी तक हल नहीं हुआ। मात्र चोर नाले पे एक STP प्लांट बना है, लेकिन वो भी बहुत सीमित क्षमता का है और ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई कारगर उससे सफलता अर्जित हो। क्या लगता है आपको 2-4 साल टिक जाएगा ये? नहीं टिक पाएगा, बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। तेज बारिश में वो पूरा प्लांट भी जा सकता है। चोर घाट नाले पे तमाम प्रयासों के बाद अब एक सीवर तो STP बनाया हुआ है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया हुआ है नगर पालिका ने, लेकिन उसकी स्थिति देखकर और जहां जिस तरीके से बनाया गया है, ऐसा लगता है कि वो आशंका है इस बात की कि वो 1-2 साल भी टिक पाएगा और एक बारिश भी अगर झेल पाए तो बड़ी बात होगी। और जहां तक बताया अभी शाह साहब ने कि किस तरह से एक नगर पालिका से लेके और विधानसभा और लोकसभा और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक बेतवा के उत्थान के लिए, संरक्षण के लिए बात उठी, लेकिन ढाक के 3 पात और 23 साल में विदिशा की बेतवा को कुछ हासिल नहीं हो पाया। हाँ, आप एक बात और बताऊं आपको, मुझे याद आया कि सुषमा स्वराज जी ने एक बेतवा के बृहद संवर्धन और संरक्षण के लिए एक योजना की बात की थी, उसका क्या? निश्चित रूप से सांसद सुषमा स्वराज जी जो फिर विदेश मंत्री भी बनी, उनसे हमने जो हमारी जिला वो जिसकी उनकी अध्यक्षता में
सभी प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की बैठक, जिसे दिशा, वर्तमान में दिशा समिति है, उस दिशा समिति की बैठक में मैंने स्वयं ने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि माँ बेतवा की संरक्षण की पूरी व्यवस्था की हम वृहद योजना बनाकर उस पर क्रियान्वयन करें। कितना आगे बढ़ा वो काम? नहीं, वो भी काम आगे नहीं बढ़ पाया। शाह साहब, एक बात और अभी आपने कही, जैसे कि बेतवा में लगातार कटाव बढ़ रहा है, तो इसके कटाव रोकने के लिए प्रशासन से या बेतवा उत्थान समिति ने या जनप्रतिनिधियों ने कभी कोई प्रयास किया? क्या प्रयास किया? इसके लिए तेजी से कटाव बढ़ रहा है। यदि मैं कहूं कि पिछले जो हम लोग 23 वर्ष से काम कर रहे हैं तो लगभग 20 फीट कटाव कई जगह पे हो। आप कभी उधर मौके पे देख भी सकते हैं। कटाव को रोकने के लिए दोनों तरफ वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण आवश्यक है। इसके लिए हमने वन विभाग के अधिकारियों से बहुत अनुरोध किया। वन विभाग ने सर्वे भी किया, ड्रोन से भी सर्वे हुए, योजना भी बनी, लेकिन वो योजना क्यों मूर्त रूप नहीं हो पाई, ये समझ से परे है। यदि कटाव नहीं रोका तो कभी भी बहुत नुकसान, भारी नुकसान विदिशा की जनता को सहन करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों से कभी आपने प्लांटेशन के बारे में कहा? बिल्कुल कहा। जनप्रतिनिधि जहाँ जहाँ भी संभव हुआ, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जनप्रतिनिधियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध किया कि इस कटाव को आप रोकने के लिए सार्थक प्रयास करें, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मतलब शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, नगरपालिका और जिला प्रशासन से तमाम बातें आपने की, जल संवर्धन हो जाए, प्रदूषण हट जाए, शुद्धिकरण हो जाए, नाले न मिले, कटाव रोकने के लिए प्लांटेशन हो, लेकिन किसी स्तर पर आपको फिलहाल तो सफलता नहीं। वर्तमान अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। एक बात और जानना चाह रहे हैं कि श्रमदान आप लोग लगातार कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि काफी सक्रियता होगी, लेकिन इस संवर्धन, संरक्षण और जो हम कहते हैं जल शुद्धिकरण है, इसमें कहाँ खामी रह गई, वो समझ में नहीं आता कि आप लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। नहीं, श्रमदान तो लगातार हो रहा है और इसके कारण जो 2003 में गोविंद जी यहाँ से मतलब बिल्कुल नदी में नवंबर दिसंबर ही में पानी सूख जाता था, लोग क्रिकेट खेलते थे, बिल्कुल वहाँ पर आज पानी है। श्रमदान के कारण 1 लाख क्यूबिक लीटर पानी की संग्रहण क्षमता बढ़ी है, जिससे आसपास के क्षेत्र के लगभग 2 से 3 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र के जो ट्यूबवेल सूख जाते थे वो भी रिचार्ज हो गए। बिल्कुल। तो श्रमदान से नागरिकों में हम लोग जन चेतना नहीं बढ़ पाई। मैं ये समझता हूँ कि नागरिकों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन श्रमदान के कारण आज नदी के चारों तरफ पार्क बने हैं। उस पार्कों में श्रमदानी लोग पानी दे के उनको पौधों को विकसित कर रहे हैं। और इसके साथ इसके अलावा पलहों पे और शमशान के पास एवं भारतीय मठ के पास जो डैम बनने से भी पानी यहाँ पर रुका हुआ है, नहीं तो यदि ये डैम नहीं बनते तो पानी रुकने। इसके अलावा चरण तीर्थ के लिए जाने के लिए भारतीय मठ के पास एक मार्ग का निर्माण भी श्रमदान और जन भागीदारी के माध्यम से हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा काम हुआ। सभी घाटों की निरंतर सफाई, हजार लोग यहाँ पर इस श्रद्धालु लोग स्नान करने आते हैं, उसके बाद श्रमदानी लोग वहाँ की घाटों की सफाई करते हैं। खेत की बात है कि अभी विसर्जन कुंड एक अच्छा नहीं बनने से लगभग 70% मूर्तियों का विसर्जन भी नदी में होता है। पूर्व में जो मूर्तियां बनती थी वो मिट्टी की बनती थी और पानी नदियां कल कर बहती थी, इसके कारण वो विसर्जन होने से कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन अभी विसर्जन मूर्तियां जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती हैं, बड़ी बड़ी मूर्ति बनती हैं, उनके जो ढांचे रहते हैं उसमें कील आदि लगी रहती हैं, उससे श्रद्धालु लोग, कई लोग जो नहाने वाले प्रभावित होते हैं। हमने देखा है कि कई श्रद्धालुओं को सेप्टिक जैसा भी रोग हो। निश्चित तौर पर आज जो बात की जाती है कि बेतवा में श्रमदान ऐसा हो रहा है, 4 श्रमदानी जाते हैं, 10 श्रमदानी जाते हैं, कभी कभार करते हैं, फोटो खिंचवा के आ जाते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन जहां तक मैं आपको याद दिला दूं कि 2003 में यह वही बेतवा है, वही हनुमान घाट और बड़वाला घाट से लेकर और चरण तीर्थ और खास करके महल घाट तक के बीच का पूरा हिस्सा था, यह पूरा सूखा था और यहाँ पर इतनी सिल्ट थी कि यहाँ पर जेसीबी चली थी, डंपर चले थे। और जब शुरुआत हुई तो उसी स्थिति में यहाँ पर शुरुआत हुई थी, मेरे ख्याल से डंपर और जेसीबी उतरी थी यहाँ पे हनुमान घाट और लखेरा घाट पे। और इसके बाद देखते देखते जो श्रमदान की अलख जगी और गहरीकरण हुआ, उसके बाद सतत श्रमदान है। तो आज तब से 2003 के बाद से अभी तक कम से कम 23 साल हो गए हैं। 23 साल के बाद ऐसी नौबत तो नहीं आई है कि यहाँ पर से एक पार से दूसरे पार सूखे में जाना पड़े। नहीं, अभी तक पिछले 20 साल में कोई निश्चित तौर पर जल स्तर बढ़ा है नदी का, और यही सबसे बड़ी सफलता है कि हम यहाँ पर
श्रमदानियों के माध्यम से, श्रमदान के माध्यम से चंद श्रमदानी ही जाते हैं भले से, या किसी को भी कुछ कहो। हम तो कहते हैं कि फोटो खिंचवाने जाते हैं, लेकिन फोटो खिंचवाने भी अगर 5 जा रहे हैं तो 5 के माध्यम से कुछ काम तो हो रहा है, जो काम करने जा रहे हैं उनके माध्यम से काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर बेतवा में जो श्रमदान हुआ है उसका असर तो आज भी दिखता है, भले ही वो आगे उसको चाहे जितना कुछ कहा जाए, लेकिन उसका असर ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा तो निश्चित तौर पर दिखता है। गोविंद जी, हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। कभी भी श्रमदानियों ने कोई फोटो नहीं खिंचवाया, न फोटो कभी समाचार पत्र या मीडिया में दिए हैं कोई प्रचार प्रसार के लिए। जो भी श्रमदानी जा रहा है वो निष्काम भाव से अपनी सेवा करते हैं। अतुल जी, निश्चित तौर पे आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूं, लेकिन यहाँ जरूर कहूंगा कि चंद लोगों का ऐसा आरोप रहता है शहर में कि श्रमदान एक महज एक खानापूर्ति बन गया है। और अच्छा, ये जानना चाहूंगा कि श्रमदानी मतलब बेतवा उत्थान समिति में सदस्य कितने हैं? कुल बेतवा 200 से अधिक सदस्य, 200 से अधिक सदस्य हैं, लेकिन श्रमदान में कितने जाते होंगे? लगभग करीब 20 से 25 लोग, 20-25, 225 के करीब सदस्य हैं और 20-25 सदस्य हैं जो श्रमदान में नियमित रूप से आते हैं, या ये कहे कि हर सदस्य का दूसरे तीसरे दिन तो पहुंचना हो ही जाता है। लेकिन इसमें से 10 सदस्य ऐसे होंगे, कम से कम 10 सदस्य ऐसे होंगे जो बारिश, गर्मी, धूप, सर्दी, चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन वहां पर अपना घर के सब काम छोड़कर और बेतवा के तट पर करीब 15 से 20 लोग 15 से 20 लोग रोज श्रमदान के लिए पहुंचते हैं। अभी भी 23 साल से लगातार ये क्रम है, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है और लोगों की बातें हैं, बातों का क्या वाली बात है। तो इसमें एक बात और अतुल जी आपसे जानना चाहूंगा कि 23 साल का लंबा अरसा बीत गया और बेतवा उत्थान समिति पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि करोड़ों का फंड आया, करोड़ों रुपए खर्च हो गया, लाखों रुपए खर्च हो गया, कहाँ गया दिखता नहीं है, बेतवा पे इतना खर्च हो रहा है, लेकिन उसका क्या उसके पीछे है क्या? आदमी बिना किसी जानकारी के कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको गोविंद जी बताना चाहूँगा कि शुरू के 2 साल जब मैडम सुधा चौधरी कलेक्टर रही, उसके बाद माथुर साहब, R.K. माथुर साहब कलेक्टर रहे, तब वहाँ पे विकास के कार्य जन भागीदारी के माध्यम से, वो भी बेतवा उत्थान समिति के माध्यम से नहीं, जन भागीदारी के माध्यम से कार्य हुए। उसमें श्रम बेतवा के श्रमदानियों और नगर के नागरिकों ने किया, और जो मटेरियल वो शासन ने उपलब्ध कराया। इसके अलावा हम लोगों का जो प्रतिवर्ष ऑडिट होता है, प्रतिवर्ष समिति का आय व्यय का ब्यौरा समिति की वार्षिक बैठक में खर्च किया जाता है। 10,000 रुपये से वार्षिक खर्च ही नहीं है, और अभी तक कोई शासन से 1 रुपए की कभी ग्रांट बेतवा उत्थान समिति को वही मेन बात मैं जानना चाह रहा था। खेद की बात है कि लोग किस प्रकार से कहते हैं कि करोड़, कई बार यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने उसमें RTI के तहत भी हमसे जानकारी मांगी, हमने पूरी जानकारी, जबकि हम उसके लिए वो नहीं थे, जानकारी देने के लिए हम कोई अथोराइज पात्र भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी हमने पूरी जानकारी दी। और आप भी कभी हमारे पास पूरे 23 साल का लेखा जोखा है, कोई इस प्रकार का खर्च 10,000 रुपये से ज्यादा वार्षिक खर्च ही नहीं हुआ, तो करोड़ों की। यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपके माध्यम से ही निकल के आ रही है कि 23 साल में जो कुछ खर्च किया है, कुछ हजार में खर्च हुआ है, तो वो बेतवा उत्थान समिति का ही कलेक्शन है, या कोई डोनेट कर देता है थोड़ा बहुत 5-10 हजार रुपए, तो वो हो जाता है। तो प्रशासन के मुखिया, जिला प्रशासन के मुखिया की अध्यक्षता में, मेरे ख्याल से ये सुधा चौधरी अध्यक्ष थी उस टाइम पे, अध्यक्षता में कोई समिति बनती है। वो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि 23 साल में उसको कोई मदद नहीं मिली। अभी तक किसी तरह की ऐसी शासकीय मदद न हम समिति ने लेने का प्रयास किया जन सहयोग से। जैसे हमारे स्मृति उद्यान में कई लोग, नगर पालिका और जिला प्रशासन के माध्यम से, जन भागीदारी समिति के माध्यम से कोई पैसा मिला? नहीं, कोई पैसा नहीं मिला। सिर्फ शुरू में जरूर जो 2-4-5 साल जो विकास के कार्य हुए वो जन भागीदारी के माध्यम से हुए, लेकिन समिति के माध्यम से समिति को कोई भी पैसा किसी से नहीं। ये है लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और करीब 15 साल से ज्यादा सचिव रहे बेतवा उत्थान समिति के। उनका यह कहना है कि बेतवा उत्थान समिति को कहीं कोई फंड मिला ही नहीं, तो खर्च करने या उसके मिसयूज होने या भ्रष्टाचार के आरोपों की बात नहीं उठती है। अगर कोई है तो प्रमाणित कर दे उसको, और अप्रमाणित कर दे तो वो स्वीकार करने को तैयार है, उसकी पुष्टि करने को तैयार है, लेकिन प्रमाण चाहिए, क्योंकि जब फंड मिला ही नहीं है तो खर्च या भ्रष्टाचार का निश्चित रूप से कोई भी फंड समिति को नहीं मिला। और समिति ने पूरा एक पैसे का हिसाब दिया, और हमेशा कोई भी खर्च, समिति का भी जो पैसा था उसका भी ऐसा दुरुपयोग किसी तरह का नहीं हुआ है। और जिसके मन में जो भावना है वो कभी भी आके आय व्यय का ब्यौरा
समिति का देख सकते हैं। निश्चित तौर पर एक बात, आखिरी बात और करना चाहूंगा कि अब प्रशासन से या जनप्रतिनिधियों से कोई उम्मीद है भी समिति को, कि या समिति केवल ऐसे ही अपने श्रमदानियों 20-25 श्रमदानियों के माध्यम से अपना सेवा कार्य कर रही है एक तरह से? नहीं, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन इस हमारी क्षेत्र की जीवन दायिनी बेतवा की कुछ ज्वलंत समस्याओं का भी आपके माध्यम से जिक्र करना चाहूंगा। तो 23 साल से तो कुछ हुआ नहीं शासन, लेकिन अब होएगा ऐसी उम्मीद है, आशा पे ही सब चीज टिकी हुई है। और इसको, इस श्रमदान के कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको 10 श्रेष्ठ कार्यों में इसको समार किया, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि सफलता मिलेगी। मैं प्रमुख जो समस्याएं हैं उसके विषय में आपको बताना चाहूँगा कि अप स्ट्रीम में मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय है, इनके एसटीपी प्लांट लगे हैं, लेकिन प्रशासन को ये ध्यान रखना होगा कि एसटीपी प्लांट हमेशा चालू है। और दूसरी जो प्रमुख समस्या की ओर के हरिपुरा पे एसटीपी प्लांट अच्छी उच्च तकनीक का और 2050 की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए लगाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस तरफ अपने बाढ़ वाले गणेश मंदिर के तरफ सांची रोड तरफ भी काफ़ी आवासीय बस्ती आ रही हैं जी। तो क्योंकि वो भी पानी पूरा गंदा पानी नदी में बिना ट्रीटमेंट के मिलेगा तो कभी अपस्ट्रीम में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा जो पूर्व में हमने आपसे कहा कि दोनों तरफ कटाव बढ़ रहा है जी, इसको कटाव को रोकना और नदी के दोनों तरफ अतिक्रमण ना हो, विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां ना हो जिससे नदी प्रदूषित हो। मैं भी आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने भी यहाँ से आपके बंगला घाट के आगे से वो कौन सा रंगई से लेके और बंगला घाट और पुतली घाट और उधर अपने पीछे जो राम घाट है, राम घाट और कालिदास बांध वगैरह सबसे होते हुए पूरा एक विजिट किया है। बेतवा उत्थान समिति के वरिष्ठ सदस्यों के साथ में विजिट किया है। निश्चित तौर पे वहाँ पे बेहद बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हो रही है और बहुत बड़ी संख्या में आपको बता दें ईंट भट्टे भी वहाँ पर लगे हुए हैं, जिनसे वहीं किनारे की 5-5 फीट किनारे की घाट के 5 फीट से खुदाई चल रही है और खंतियों की खंतियां बन गई हैं। ऐसे कहें कि पेड़, वो पूरा का पूरा पेड़ों की वर्षों से जो पेड़ लगे हुए वहां पे उनकी जड़ें निकल आई हैं, लेकिन खनन नहीं रुक रहा है। प्रशासन की नजर उस तरफ बिल्कुल नहीं है और ये धीरे धीरे कर खनन जो है ये 5-5, 6-6 फीट, 10-10 फीट तक की जो खंतियां हैं ये बेतवा के घाटों को खत्म कर रही है, बेतवा के किनारे लगे पेड़ों को खत्म कर रही है। कटाव इससे भी बढ़ रहा है। जब पेड़ खत्म होंगे तो निश्चित तौर पर कटाव बढ़ेगा और यह स्थिति है। और लगातार पानी बेतवा की किनारे की घाट खत्म करके खंती करा के वहीं की मिट्टी इस्तेमाल की जा रही है, वहीं का पानी लिया जा रहा है, वहीं पे आसपास से चोरी करके बिजली जलाई जा रही है और निश्चित तौर पर वहां के पेड़ों को खत्म करके बेतवा का अस्तित्व मिटाने की भी तैयारी की जा रही है। चल रहा है ये गोरख धंधा मतलब लंबे समय से चल रहा है। प्रशासन की, जनप्रतिनिधियों की नजर में, सबकी नजर में है, लेकिन कोई ना एक्शन लेने को तैयार है, ना कोई बोलने को तैयार है, ना रोकने को तैयार है। खाना पूर्ति के लिए कभी कभार कार्यवाही हो जाती है, लेकिन इस पर असर नहीं हो पा रहा है। ये भी एक बड़ा कारण है बेतवा के प्रदूषित होने का। अतुल जी, आपने अभी बात में कहा कि 10 श्रेष्ठ कार्यों में बेतवा का श्रमदान शुमार किया गया। निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं बेतवा के श्रमदानी सभी, लेकिन क्या केवल बधाई या सेवा कार्यों में शुमार होने से बेतवा का उद्धार हो जाएगा? उद्धार तो मेरे ख्याल से आप श्रमदान के माध्यम से जितना कर सकते हैं उतना हो रहा है, लेकिन जब तक, मैं समझता हूं कि जब तक शासन प्रशासन आपके साथ नहीं होगा, मशीनरी साथ में नहीं होगी, सिस्टम आपके साथ नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये काम आसान नहीं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इसमें शासन प्रशासन के सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसको एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता। वही मैं कहना चाह रहा था कि 23 साल पहले, अतुल जी, 23 साल पहले जब ये इसकी सूत्रधार बनी थी सुधा चौधरी, तब ये जन आंदोलन बन गया था। आपने भी देखा था कम से कम 200, 250, 300 लोग श्रमदान के लिए पहुंचते थे रोजाना और ये क्रम लगातार चलता था, अनवरत चलता था। लेकिन इसके बाद फिर सब गड़बड़ हो गया, मतलब मुंह दिखाई तक सीमित रहा। कलेक्टर हैं, उनको मुंह दिखाना है तो सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, स्कूलों के लोग आ रहे हैं, गांव से सरपंच अपनी टोलियां लेके आ रहे हैं, लेकिन सब कलेक्टर विदा हुई, उसके बाद सब फिर से बंद हो गया। मेरा इसमें ऐसा कहना है कि इसमें हमको बेतवा को नहीं बचाना, हमको बेतवा को इस प्रकार से देना है कि अगली पीढ़ी हमारी उसको बेतवा को मिले, इसके लिए प्रयास करना है। यदि बेतवा बचेगी तो ही हमारी सभ्यता बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी। नहीं तो ये बहुत बड़ा एक जो हमारे को एक कहते हैं कि विदिशा बेतवा तट पर स्थित है, जहाँ कभी कालिदास ने अपने मेघदूत का काव्य लिखा
भगवान राम के भी चरण पड़े। आज उस बेतवा की दुर्दशा देख के च्यवन ऋषि का ऋषि आश्रम था। ऐसी आखिरी सवाल और आपसे चलते चलते कि बेतवा का जल क्या आचमन करने लायक या पीने लायक है अभी? नहीं, वर्तमान में बिल्कुल किंचित मात्र भी नहीं है। मैं वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि ये पानी अभी नहाने लायक भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल पानी का रंग काला पड़ा हुआ है और इससे कई लोगों को बीमारियाँ भी होती हैं और पानी के कारण ही अनेक बीमारियाँ, असाध्य रोग होते हैं। तो इस समय तो भी बेतवा का पानी पीने योग्य और नहाने योग्य। बहुत महत्वपूर्ण बातें 3 निकल कर आई हैं। एक बात तो ये कि जो कलयुग में गंगा के नाम से कलयुगी गंगा या बेत्रवती को कलयुगो गंगा के नाम से जाना जाता है, कलयुग की गंगा के नाम से जाना जाता है, उसका पानी पूजा के लायक या आचमन के कारण लायक तो है ही नहीं है, वो नहाने लायक भी नहीं है कि इतना बुरा प्रदूषित हो चुका है। उसके प्रदूषण का कारण चोरघाट नाले के सहित शहर के 6 से अधिक नाले, आधा दर्जन से ज्यादा नाले हैं उसमें मिलना। दूसरी बात यह आई कि समिति के स्थापना से लेकर अब तक का 23 वर्ष का लंबा समय बीत गया, लेकिन शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। समिति को एक पैसे का फंड नहीं मिला है और जिससे कि वो अपने अस्तित्व के अपने नाम के मुताबिक बेतवा का कुछ उत्थान कर सके। और तीसरी बात यह कि आज से 23 साल पहले जो एक जन आंदोलन शुरू हुआ था, वो जन आंदोलन सिमट कर 250 की सदस्यों की समिति है और वो आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें कि 250, 250, 300 लोग हर दिन आकर बेतवा पर श्रमदान करते थे। सदस्य की संख्या भले ही अब 250 रह गई हो, लेकिन आपको बता दें कि सक्रिय सदस्य 20-25 सदस्य ही बेतवा के तट पर पहुंचकर श्रमदान की कार्य को पूरा कर रहे हैं। अन्यथा कोई रुचि किसी की नहीं है, ना शासन की रुचि है, ना प्रशासन की रुचि है, ना जनप्रतिनिधियों की रुचि है और ना ही शहर के लोगों की रुचि है। निश्चित तौर पर इस सब का खामियाजा कल हम सबको भुगतना पड़ेगा। नमस्कार। और आज की बातचीत के लिए, बेबाक बातचीत के लिए अतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पर धन्यवाद कि आपने एक ज्वलन समस्या की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने का एक बीड़ा उठाया। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ये जन आंदोलन बनेगा और माँ बेतवा का संरक्षण और संवर्धन करने में हम कामयाब होंगे। और देखते रहिए बात बेबाक में। अगली शख्सियत से हम फिर मिलेंगे, अगली समस्या के बारे में, अगले विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पेज को फॉलो करना ना भूलिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।